गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो में पिछले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आगे इस टॉपिक को, क्योंकि उस पिछले वाले वीडियो का वो लास्ट टॉपिक था, तो हम लोग लास्ट टॉपिक को दोबारा से वहीं पे उठाते हैं, क्योंकि उसके बाद वाला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और एक से ही अगर दूसरा निकाला है तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कस वहीं से करेंगे, पहले उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर जो है हम लोग अगला पोजीशन वेक्टर को पढ़ेंगे। उससे पहले जैसा कि पिछले वाले में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी भी हैं, बीइंग अ सपोर्टर, कि हम लोगों का थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी अमूल्य राय, कोई सुझाव अच्छा सा जरूर दें, ताकि दिन प्रतिदिन इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स होते रहें। जैसे बहुत अच्छा लगा कि पिछले वाले वीडियो में कुछ बच्चों का कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा राइटिंग फॉन्ट या थोड़ा सा वीडियो पास से बनाए जाएं, तो उस पर कोशिश कर रहे हैं और जो इम्प्रूवमेंट हो, अगर क्लास हो गया हो कुछ लायक, तो अप्रिशिएट करें। चलो अच्छा, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम लोग आते हैं वापस उसी टॉपिक को उठाते हैं, जिससे आपको पुराना टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा और आगे वाली चीज़ें थोड़ा सा इजी हो जाएंगी। इसमें हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, साइंटिस्ट कूलॉम ने दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है इसकी बात की थी। उन्होंने बताया कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच का अमाउंट ऑफ फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² होता है। अब इस फोर्स के बाद, जो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अमाउंट तो बताया उन्होंने, लेकिन दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कराते हैं, तो उसमें से अमाउंट ऑफ फोर्स कितना होगा, पहला चार्ज दूसरे पे कितना लगाएगा, ये इक्वल और अपोजिट होंगे, सेम डायरेक्शन, किस डायरेक्शन होंगे, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं, उसी टॉपिक पे आते हैं कि सपोज दैट हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2 है। हम लोगों को डिस्कस क्या करना है, अब हम कूलॉम्स को वेक्टर फॉर्म में चाहिए, यानी कि अमाउंट ऑफ फोर्स है उसके साथ उसकी डायरेक्शन को भी आइडेंटिफाई करना है। हमने ये माना कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस, एक Q1 और एक Q2 दोनों हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब बात आती है पॉजिटिव क्यों ले, नेगेटिव क्यों ना ले, आप ले सकते हैं, नो डाउट, लेकिन जनरल वे में जब भी हमें कोई चीज सपोज करनी होती है, तो जो हमारी ब्रह्मांड की मानसिकता है कि नहीं, हमें सकारात्मक होना चाहिए, तो इसलिए सामान्यतः आप जब भी देखेंगे तो सब जगह पे आपको पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। ऐसा कर लेते हैं कि सोच हमारी सकारात्मक रहे। ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, लेकिन ऐसा हमें कह के अच्छा लग रहा है, आपको सुन के अच्छा लगेगा। खैर आते हैं हम लोग, देखिए सपोज हमारे पास दो लाइक चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्जेस Q1 और Q2 हैं, लाइक चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे किधर की तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होता है, अगर रिपल्सन है तो अवे फ्रॉम चार्जेस होंगे, अट्रैक्शन है तो टुवर्ड्स चार्ज होगा, मींस दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो पहला वाला चार्ज ये कोशिश करेगा कि दूसरे वाले चार्ज को उठा के दूर फेंक दो, इधर लेकर के जाने की, बाहर की तरफ, है ना। कितना अमाउंट ऑफ फोर्स F मान लीजिए, फोर्स ऑन सेकंड लगा रहा है, किसने लगाया, फर्स्ट ने, तो F21 की डायरेक्शन ये हो गई। अब आते हैं F12, यानी पहले वाले के ऊपर जो दूसरा वाला चार्ज है, सेकंड चार्ज, वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा फर्स्ट चार्ज को दूर भगा दो, इसी तरफ लेकर के जाने की। ये हो गया हमारा F12 वेक्टर, दोनों चार्जेस हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके अलावा दूसरी पॉइंट, यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक तो फोर्स है, दूसरा इनके बीच का सेपरेशन, डिस्टेंस। डिस्टेंस वेक्टर नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस लें, यानी जिसको हम लोग 11 से पढ़ते रहे ना, डिस्प्लेसमेंट, तो बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस तो r है, लेकिन r को ट्रेवल करना, अगर हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो हो जाएगा r12, ये हो जाएगा इधर की तरफ। अगर हम बात करते हैं r सेकंड से फर्स्ट की तरफ चलना हो, नीचे ऊपर की तरफ, तो इसको लिख देंगे r21, ये किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो जिस समय हमें फोर्स का कंसीडरेशन, जैसे जब फोर्स F21 की डायरेक्शन में डिस्टेंस को बताना होगा, तो इसी डायरेक्शन के डिस्टेंस यानी कि R12 का यूज कर लेंगे। जब हमें फोर्स बताना होगा
F12 की डायरेक्शन में तो हम डिस्टेंस R21 यानी इस वाली को टुवर्ड्स फर्स्ट चार्ज यानी सेकंड से फर्स्ट की तरफ इस वाले को कंसीडर कर लीजिए। अब आते हैं हम मैथमेटिकल फॉर्म में। कूलॉम्स लॉ का एक्सप्रेशन था F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हमें इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो फोर्स दो हो गए, एक फोर्स F12 एक F21, दोनों एक दूसरे को लगा रहे हैं। F12 की बात करते हैं पहले, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट अप्लाइड बाय सेकंड F12 वेक्टर। ये कितना हो जाएगा? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर तो वेक्टर आ गया, वेक्टर का सिंबल लगा दिया, वेक्टर से रिप्रेजेंटेशन हो गया। राइट साइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेक्टर मीनिंगलेस हो गया। आगे आते हैं Q1 Q2 चार्जेस है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी कोई मतलब। R स्क्वायर, R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, बट वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर किया यानी ये भी स्केलर हो गई, तो अब इसमें भी हम वेक्टर का यूज नहीं कर सकते। इन सिचुएशंस में जब हमारे पास कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं है तो हमारे पास एक जुगाड़ का सिस्टम फिजिक्स में बना रखा है। हमारे पास एक प्रोसेस है क्या कि हम जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है डायरेक्टली नहीं मिल रही होती है तो हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लास 11 में पढ़ रखा है मोन वेक्टर में, तो क्या करते हैं यूनिट वेक्टर R से मल्टीप्लाई कर दिया। अब R किधर की तरफ लेना है वो देखते हैं। देखिए F12 फोर्स का है, फोर्स ऑन फर्स्ट अप्लाइड बाय सेकंड ऊपर की तरफ, इधर की तरफ डिस्टेंस कौन सी है R21, तो हम R को लिख देते हैं R21, इसको लिख लेते हैं R21। अब हम लोग जानते हैं कि A कैप क्लास 11 में ना अपॉन A कैप इक्वल होता है A वेक्टर अपॉन A। इसी प्रोसेस को अगर हम लोग यहां यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इनटू R21 कैप को लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R21। इज इट क्लियर? इसी प्रोसेस का यूज किया। यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। A कैप इक्वल A वेक्टर अपॉन A होता है, R21 कैप इक्वल R21 वेक्टर अपॉन R21 हो गया। ओके, नाउ अब देखते हैं जरा, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। F12 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इनटू R21 वेक्टर। F12 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 कैप। वैसे तो हमारा ये यहां तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा देखने में अच्छा लगा, अच्छा लगे, साइंटिफिक नोटेशन हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस स्केलर क्वांटिटी को R21 को हम लोग मॉड में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां वेक्टर लगाया, मॉड लगाया, क्यूब हो गया और इनटू R21 वेक्टर। ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 ये हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट अप्लाइड बाय सेकंड F12। सिमिलरली अगर इसी प्रोसेस को हम लोग फिर से रिपीट करें इस सेकंड वाले फोर्स के लिए, इस वाले के लिए कितना F21 के लिए, तो जब हम इसको F21 के लिए निकालेंगे तब कितना आएगा? F21 के लिए अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा F21 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब देखो जरा, जब हमने F12 वेक्टर लिया था डिस्टेंस ली थी R21, रीजन F12 की डायरेक्शन डिस्टेंस कौन सी थी R21, F21 की डायरेक्शन डिस्टेंस कौन सी है R12, तो यहां हो जाएगा R12 वेक्टर मॉड Q इनटू R12 वेक्टर। Equation 2 and equation 1 and 2 are the vector form
ऑफ कूलॉम्स लॉ। ओके, कंप्लीटेड। ये हमारा पिछला बार टॉपिक एक बार हम लोग पढ़ चुके थे, बस थोड़ा सा फिगर में चेंज किया है। वहां पर हमने Q1 Q2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिया था, यहां हमने इसको यूज कर लिया है थोड़ा सा इंक्लाइंड। रीजन कि ये हमें हेल्प करेगा अगले टॉपिक के लिए, यानी पोजीशन वेक्टर वाले पार्ट को स्टडी करने के लिए। बस हम लोग क्या क्या चेंज करते हैं देखते हैं। देखिए फिगर वही यूज करेंगे, बस जो हमने डिस्टेंस ली है R12 और R21, इन्हीं डिस्टेंसेस को हम शो करने की कोशिश करते हैं ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने ये मान लिया कि हमें जब इसको रिप्रेजेंट करना है पोजीशन वेक्टर, इसमें पहले से स्पेस खाली था इसीलिए टॉपिक वहीं शुरू हो जाएगा अपना पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अब आ गया हमारा कूलॉम्स में पोजीशन वेक्टर फॉर्म। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था। पोजीशन वेक्टर मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, यानी अभी तक ये Q1 Q2 जो चार्जेस थे इनको हम लोग स्टडी कहां से कर रहे थे? दोनों के बीच के सेपरेशन को। R डिस्टेंस या R12 और R21 जो डिस्टेंस थी वो कहां से थी? वो हमारे इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट था। बट अब अगर यही डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करें इन दोनों पार्टिकल्स का फ्रॉम ओरिजिन का, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सपोज दैट हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट का, ये ओरिजिन O और ये वाई एक्सिस, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स की सपोज दैट यहां से पहला वाला चार्ज इसकी डिस्टेंस है R1 फ्रॉम ओरिजिन, सेकंड वाले चार्ज की डिस्टेंस ओरिजिन से हमने सपोज कर ली R2 वेक्टर। तब इन्हीं एक्सप्रेशंस पे क्या क्या चेंज आएगा देखते हैं जरा। हम लोग क्या करते हैं, इसी में से थोड़ा सा पार्ट हटा करके देखिए, इस फिगर को पहले थोड़ा सा स्टडी कर लें, उसके बाद अपना काम आसान हो जाएगा। इस फिगर में अगर हम स्टडी करें, थोड़ा सा पुराना पिछला टॉपिक पे लेकर के क्लास 11 में जाएं, वेक्टर एनालिसिस में जाएं, जहां हम लोगों को पढ़ा था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या था कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल represents the two vectors, then represent the two vectors in same order, then the third side of that triangle in opposite order will be the resultant of those vectors. Means अगर किसी एक ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स, दो साइड्स सेम ऑर्डर में, सेम डायरेक्शन में, सेम फ्लो में, डायरेक्शन मतलब उसी फ्लो में जिधर चले उसी तरफ चले, रिप्रेजेंट करें, तो उस ट्रायंगल की तीसरी साइड उन दोनों का रिजल्टेंट होगा, बट अपोजिट मैनर में। मींस सपोज हमने यहां चलना शुरू किया O से हम फर्स्ट पॉइंट यहां तक है, यानी R1 डायरेक्शन, अब इसी से यहीं से आगे बढ़ गए दूसरी तरफ, इधर की तरफ, यानी हमने क्या किया, यहां से यहां R1 चले ना, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं कितना, फर्स्ट से सेकंड की तरफ, ये डायरेक्शन कौन सी इधर चलेंगे, R12 वेक्टर, इन दोनों का एडिशन इक्वल कितना होगा, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड कौन सी है, R2, और R2 के डायरेक्शन में देखिए यहां से यहां गए फिर इधर गए। अब अगर हम वापस आए तो ये सेम ऑर्डर होगा, लेकिन वापस ना आकर के ओरिजिन से यहां तक इसके अपोजिट, ये डायरेक्शन हमारी हो जाएगी R2 वाली, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। यहां से देखो जरा R12 वेक्टर कितना आया, R12 इक्वल आ गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। एंड अब यही काम हम लोग R2 से कर लेते हैं अपोजिट ऑर्डर में। देखो जरा यहां से स्टार्ट करें R2 वेक्टर प्लस यहां से वापस चलें कितना ऊपर की तरफ R21 वेक्टर इक्वल, अब इधर से अपोजिट ऑर्डर मतलब यहां से यहां ना आकर के यहां से यहां जाना, यानी R1 वेक्टर। यहां देखिए जरा R21 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जो रॉ मटेरियल था, जो हमारी पहली की प्रिपरेशन थी, वो तैयार हो गई इतना करने से। अब इससे फायदा क्या होगा हमें,
हमारा प्रॉफिट ये है कि जो अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके थे, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। देखिए वेक्टर फॉर्म में हमने F12 निकाला था, फोर्स ऑन फर्स्ट अप्लाइड बाय सेकंड। तो ये लास्ट वाला जो टॉपिक था, लाइन थी, एक्सप्रेशन था, इसको हटा देते केवल, क्योंकि ये सेकंड वाले पार्ट के लिए था। F21 को हटाया हमने, क्यों? अब बात करनी केवल F12 की, फोर्स ऑन फर्स्ट अप्लाइड बाय सेकंड। वेक्टर फॉर्म में सारे रिप्रेजेंटेशन आपके सामने हैं, यहां तक रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया था। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, R21 वेक्टर है ना, ये था ना इक्वेशन नंबर 1 हमारा तैयार था। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले बार टॉपिक हम लोग कर लिया था। वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में क्या करना है हमें? अब देखो R21 की वैल्यू यहां पे उठाई है, यहां पुट कर दी, बस आंसर आ गया। मींस F12 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 ऐसा ही, Q2 एज इट इज अपॉन R21 की जगह पुट करते हैं हम लोग R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ओके, मॉड वैसे लगा दिया और Q आ गया इनटू R21 वेक्टर है ना, R21 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया F12 वेक्टर, ये हो गया हमारा कूलॉम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। देखिए R21 जब तक था वेक्टर फॉर्म था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, ये हमारा R1 और R2 के टर्म में लिया है, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो ये फॉर्म आ गई हमारी पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली अगर इसी तरीके से, अब कुछ नहीं करना है, सिमिलरली F21 वेक्टर कितना हो जाएगा, हम लोग फिर वहीं शुरू करते हैं। F21 वेक्टर इससे पहले जो हमने लिखा हुआ था पिछले वाले डेरिवेशन में, उसमें क्या था, F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंस इन वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर फॉर्म में यही था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मॉड Q इनटू R12 वेक्टर। So in position वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसी वैल्यू को पुट करना है, ये वाली R12 की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ जाएगा F21 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड Q इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ओके, बॉक्स में बंद कर देते इसको भी ना, निकल के भाग जाएगा ये। इक्वेशन नंबर इसको डाल देते हैं 3, तो ये हो जाएगा 4। अब देखो जरा पोजीशन वेक्टर्स वाले टर्म R1 R2 वाले हैं, कौन सा, एक तो इक्वेशन नंबर 2 था एंड दैट सेकंड वन इक्वेशन नंबर 4। हियर इक्वेशन 2 and 4 are the position ना वेक्टर फॉर्म of Coulomb's law. That's all. Okay? Any problem? आपको कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम और या कोई और दूसरा डिस्कशन करना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या कोई यूट्यूब पे कमेंट, अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर 8299509609 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद वाला टॉपिक, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स को एक साथ लेंगे, जिसमें कई सारी डेफिनेशन एक साथ एक फिगर में हो जाएंगी। अगला वाला वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी पूरी यूनिट के जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो एक साथ एक फिगर से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।